आज फिक्र की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से करते हैं जिसमें भारतीय सेना का शौर्य है, भारतीय संस्कृति की झलक है, भारत की विरासत है और इसी तस्वीर से जुड़ा विवाद है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो भारतीय थल सेना प्रमुख के लाउंज में लगाई गई है। ये पेंटिंग सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल है। इस पेंटिंग में भारतीय सैनिकों के साथ टैंक और दूसरे अल्ट्रा मॉडर्न हथियार तो हैं ही, साथ ही चाणक्य और महाभारत में अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण भी हैं। कहते हैं कि हर तस्वीर कोई ना कोई संदेश देती है और इस तस्वीर के जरिए भारतीय सेना ने भी एक संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन आर्मी चीफ के दफ्तर में लगी इस तस्वीर के वायरल होने के बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस जगह यह तस्वीर लगाई गई है वहां पहले 1971 में 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी आर्मी के सरेंडर की तस्वीर लगी थी। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो 1971 की तस्वीर है। आज ही के दिन 53 साल पहले 16 दिसंबर 1971 ढाका के रेसकोर्स में एक मेज और 2 कुर्सियां लगाई गई। पहली पर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी बैठे थे और दूसरी पर भारत के ईस्टर्न थिएटर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। यहां नियाजी ने एक डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करते हुए भारतीय सेना के आगे सरेंडर कर दिया था। सरेंडर की ऐतिहासिक तस्वीर इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस में लगाई गई थी। देश दुनिया के तमाम अधिकारियों की विजिट में बैकग्राउंड में तस्वीर दिख सकती थी, लेकिन अब इस तस्वीर की जगह बदल चुकी है और उस पुरानी जगह पर भारतीय सेना ने नई पेंटिंग लगाती है। इस नई पेंटिंग को कर्म क्षेत्र का नाम दिया गया है और इसी को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आज सवाल उठाए। पहले आप प्रियंका गांधी का बयान सुनिए, फिर तस्वीरों वाले इस विवाद का त्वरित विश्लेषण। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। माननीय श्री कल्याण बनर्जी जी उन महान से हम आपको बताएंगे कि 1971 में हुए पाकिस्तानी आर्मी के सरेंडर वाली पुरानी तस्वीर कहां गई। लेकिन उससे पहले आप यह देखिए कि पुरानी तस्वीर की जगह लगाई गई नई पेंटिंग के मायने क्या हैं, यह भी तो समझना जरूरी है। थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, इसलिए डिटेलिंग अब हम करने वाले हैं। इस तस्वीर में लद्दाख की पैंगोंग झील दिख रही है, ध्यान से देखिए। आधुनिक बोट और टैंक हैं, वो भी ध्यान से देखिए। आसमान में अटैक हेलीकॉप्टर दिख रहा है, किसी भी मौसम में चलने वाले ऑल टेरेन व्हीकल दिख रहे हैं। इसके अलावा इसमें मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ड्रोन भी हैं। पेंटिंग के बैकग्राउंड में बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में मौर्य काल के रणनीतिकार चाणक्य को घेरा गया है। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में सारथी बने भगवान श्री कृष्ण और आसमान में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। इंडियन आर्मी ने इस पेंटिंग को कर्म क्षेत्र का नाम दिया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस पेंटिंग में अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण को दिखाकर न्याय और कर्तव्य का कमिटमेंट दिखाया गया है। यह युद्ध नीति है जिसमें कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिखाया गया है, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में गया। चाणक्य को दिखाकर बुद्धि, रणनीति और कूटनीति पर जोर दिया गया है। चाणक्य की कूटनीति के कारण नंद वंश का पतन हुआ और मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा। हेलीकॉप्टर, टैंक और दूसरे हथियार दिखाकर भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता और सामरिक शक्ति को दिखाया गया है। सैनिकों को दिखाकर यह बताने की कोशिश की गई है कि भारतीय सैनिक जल, थल और वायु में असीम शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम है। इसके अलावा आसमान में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को दिखाकर धर्म का संरक्षक होने का संदेश दिया गया। इस तस्वीर को लेकर कई एक्सपर्ट्स ये दावा भी कर रहे हैं कि अब भारतीय फौज का फोकस पाकिस्तान के मुकाबले चीन की ओर अधिक शिफ्ट हो गया। इसीलिए इस पेंटिंग में भारतीय सेना की शक्ति के साथ पैंगोंग झील और LAC के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। यह भी सही होगा कि आज विजय दिवस है। आज ही के दिन पाकिस्तान आर्मी ने भारत के सामने सरेंडर किया था। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर आर्मी चीफ के दफ्तर में लगी पेंटिंग, आर्मी के सरेंडर वाली पुरानी तस्वीर कहां है। दरअसल 1971 के सरेंडर वाली तस्वीर को एक ऑडिटोरियम में शिफ्ट किया गया है। यह ऑडिटोरियम 1971 की जंग के हीरो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नाम पर बनाया गया। भारतीय सेना के एक्स हैंडल से
तस्वीर जारी की गई है जिसमें आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के साथ सेना के बड़े अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को जारी करने के साथ लिखा गया है कि विजय दिवस के अवसर पर 1971 के आत्मसमर्पण की प्रतिष्ठित पेंटिंग को उसकी सबसे उपयुक्त जगह मौनिक शाह सेंटर में लगाया गया है, जो कि 1971 के युद्ध के नायक थे। लेकिन अब आर्मी चीफ के दफ्तर से पुरानी तस्वीर हटाकर ऑडिटोरियम में शिफ्ट करने और उसकी जगह कर्म क्षेत्र पेंटिंग लगाने पर सियासी बुलेट्स फायर किए जा रहे हैं। उन्नीस 1971 की जंग को लगभग 5 दशक से ज्यादा का वक्त हो चला है। आज भी इस जंग को लेकर या इस जंग के माइलस्टोन्स को लेकर दुनिया भर में बड़ी बड़ी चर्चाएं की जाती हैं। लेकिन अब करीबन 5 दशक बाद अब इस जंग को लेकर ही एक नई जंग छिड़ चुकी है। और वो जंग छिड़ी आज संसद में, जब एक तस्वीर को, एक पेंटिंग को हटाने को लेकर कांग्रेस ने संसद में खूब बवाल काटा। सेना के हेडक्वार्टर से आज के दिन अब वो तस्वीर उतार रहे हैं जो वहां पे इतने समय से टंगी हुई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारतीय सेना के सामने। बार बार हम कहते हैं ये देश का मुद्दा है, देश की के गर्व की बात है, तो इसमें आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? और हमारी मांग है कि वो तस्वीर वापस टांगी जाए। मैं मात्र सदन के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि वो पेंटिंग मोस्ट बीफिटिंग प्लेस पर मानेक शाह ऑडिटोरियम में पूरे सम्मान के साथ में स्थापित की गई है, ताकि वहां उसे और अधिक लोग जो है उसे देख करके उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। भारत के सेना के शौर्य से जुड़े हुए विषय सम्मानीय सदस्यों को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान रखते हुए उस पर निश्चित रूप से हमें टिप्पणी करने से पहले विचार करना चाहिए। माना जाता है कि आने वाला वक्त माउंटेन वॉरफेयर का है, यानी पहाड़ी इलाकों में जंगें होंगी। 2020 में इसकी एक झलक हमने देख भी ली, जब चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के अंदर अपनी सेनाओं को एकाएक भारतीय सीमाओं की तरफ रुख कर दिया। 4 साल लगे डिसएंगेजमेंट होने में, लेकिन एक बड़ा लेसन, एक बड़ा संदेश था कि हमको अब लगातार अपने आप को माउंटेन वॉरफेयर के लिए तैयार करना है। नई पेंटिंग इसी को दर्शाती है और ये भी बताती है कि कैसे हम अपनी चाणक्य नीति से लेकर पुरानी चीज़ों को, परंपरागत कन्वेंशनल चीज़ों को लगातार अपने साथ इन्वॉल्व करके नया ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। विजय दिवस के मौके पर हम उस गौरवशाली अतीत को भी याद कर रहे हैं जब पाक आर्मी ने भारत के सामने दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किया था। पाकिस्तान को तो याद रहता है, लेकिन बांग्लादेश शायद भूल गया है। उसे एक बार फिर से देखना चाहिए कि उसका इतिहास क्या है और उसके इतिहास में किसका योगदान रहा है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि तभी बनने लगी थी जब पाकिस्तानी जनरल याह्या खान ने 25 मार्च 1971 को आम लोगों की आवाज दबाने के लिए सेना से बंदूक उठाने के लिए कह दिया था। इसके कुछ दिनों के बाद शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त पाकिस्तान से हजारों शरणार्थी भागकर भारत आने लगे थे। तब भारत पर दबाव बढ़ा। पहले यह विचार बन रहा था कि अप्रैल 1971 में ही पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए, लेकिन तब आर्मी चीफ जनरल सैम मानेक शॉ ने कहा कि वो पूरी तैयारी के साथ युद्ध में उतरना चाहते हैं। इसके बाद जो हुआ वो अपने आप में इतिहास है। बड़े बड़े वॉरफेयर के जो स्कूल्स हैं उनके लिए केस स्टडी है। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाकर लाखों लोगों की हत्या कर डाली। इसके बाद पाकिस्तान से भागकर लोग भारत के बॉर्डर पर जमा होने लगे। हालात बिगड़ते देख भारत ने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, आगरा एयरबेस पर बम गिराने शुरू कर दिए। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। फिर युद्ध शुरू हो गया। 14 दिसंबर 1971 को भारत ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर हमला बोला। भारत ने ढाका के गवर्नमेंट हाउस पर MiG-21 विमानों से बम गिराए। 16 दिसंबर 1971 को, यानी युद्ध शुरू होने के सिर्फ 13 दिन बाद, पाकिस्तान आर्मी ने भारत के सामने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। 93,000 अनप्रेसिडेंटेड नंबर है। 93,000 सैनिकों के साथ यह सरेंडर हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। उस वक्त इंदिरा गांधी संसद भवन के अपने दफ्तर में एक टीवी इंटरव्यू दे रही थी। तभी जनरल मानेक शॉ ने उन्हें बांग्लादेश में मिली शानदार जीत की खबर दी। इंदिरा गांधी ने लोकसभा में शोर शराबे के बीच युद्ध में विजय की घोषणा की और पूरे सदन में जश्न का माहौल था।
सोचने वाली बात यह भी है कि आज ही के दिन 53 साल पहले पाकिस्तान आर्मी ने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया और उसके बाद एक नया देश बना जिसे नाम दिया गया बांग्लादेश। लेकिन अब यह देश मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है और शायद अपना इतिहास भूल रहा है और इस इतिहास के पीछे की बड़ी वजह भूल रहा है जो कि है भारत, क्योंकि इस बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, देश में अशांति है, जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के पैरों तले जमीन खिसक रही है। बांग्लादेश के सामने अपनी जमीन खोने का संकट खड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार के उग्रवादी अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनाफ क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। यह इलाका न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि बांग्लादेश के प्रसिद्ध सेंट मार्टिन आइलैंड के करीब होने के कारण भी संवेदनशील, सेंसिटिव माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक अराकान आर्मी ने पहले म्यांमार के रखाइन प्रांत के बड़े हिस्से पर कब्जा किया, अब उसकी नजर बांग्लादेश के इलाकों पर है। सूत्रों का यह भी दावा है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया था, जिसमें टेकनाफ के भी कुछ हिस्से शामिल हैं। यही वजह है कि अब बांग्लादेश को सेंट मार्टिन आइलैंड छीनने का डर सता रहा है। TV9 संवाददाता मनीष झा ने टेकनाफ के उसी इलाके से कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट की थी जिसमें बताया था कि आखिर सेंट मार्टिन आइलैंड उसके लिए कितना अहम है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक आइलैंड की सबसे अधिक चर्चा है, वो है बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड। और इस वक्त मैं उसी आइलैंड के सबसे करीब पहुंचा, वो हम आपको दिखाते भी हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये है बांग्लादेश का वो हिस्सा जो उसका मुख्य भाग यहाँ पर खत्म होता है और इसे टेकनाफ एरिया कहते हैं। और ये देख रहे हैं आप बंगाल की खाड़ी और सामने में है म्यांमार और इसी से होकर सभी बोट जाते हैं सेंट मार्टिन आइलैंड। और जब बोट इधर से जाता है तो म्यांमार आर्मी की तरफ से वहाँ पर फायरिंग होती है। और यहाँ सामने में है सेंट मार्टिन आइलैंड, वो आइलैंड जिसे लेकर अमेरिका की नजर है, वो आइलैंड जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका यहाँ पर अपना सैन्य बेस बना लेगा और अगर उसने सैन्य बेस बना लिया तो यहाँ से बांग्लादेश, म्यांमार, जो कि आपने देखा कितना करीब है, इसके अलावा चीन पर भी नजर रखेगा, साथ ही पूरे हिंद महासागर पर भी उसे नियंत्रण रखने में आसानी होगी और साथ ही साथ भारत पर भी दबाव बनेगा। ये आइलैंड उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है इसे आप यूँ समझिए कि अमेरिका ने बांग्लादेश को क्वाड का मेंबर बनने तक का भी ऑफर दिया था। हालांकि अमेरिका इन सब बातों को खारिज कर रहा है। बहरहाल हम इस आइलैंड के सबसे करीब पहुंचे हैं। मोहम्मद यूनुस को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन वो सोच कहां रहे हैं? बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ धर के, तमाशा देख रहे हैं। अब भारत की ओर वापस लौटते हैं। बात उत्तर प्रदेश के उस संभल की जहां कुएं से सनातन वाले सबूत निकले हैं। जरा ध्यान से आज एक एक डिटेलिंग आप देखिएगा। लेकिन आज संभल की चर्चा सिर्फ यूपी की सड़कों पर नहीं बल्कि विधानसभा में हुए संभल संवाद में भी बहुत चिंगारियां हैं। इसीलिए आपकी सुविधा के लिए संभल वाली फिक्र की फाइल को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहली फाइल उस कुएं पर आधारित है जहां खुदाई के दौरान 3 नई मूर्तियां निकली हैं। कार्बन डेटिंग की हम बात बताएंगे आपको, ये मूर्तियां किसकी हैं ये बताएंगे। दूसरी फाइल में 46 वर्षों के बाद खुले उस भस्म शंकर मंदिर की बात करेंगे जहां अब शंख, मंत्र और घंटियां गूंज रही हैं। और तीसरी रिपोर्ट में यूपी विधानसभा का तापमान महसूस कीजिएगा जिसका केंद्र था संभल की हिंसा। संभल में खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली हैं। कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां जो मिली हैं उसमें पार्वती, गणेश की मूर्तियां हैं। तीनों मूर्तियां प्रशासन को सौंप दी गई हैं और यह बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड सामने आ रहा है। संभल में 24 नवंबर की हिंसा वाली आग जरूर शांत हो गई है, लेकिन पिछले 4 दिनों में संभल में जो कुछ मिला है तो उससे धर्म कलेश वाली चिंगारियां जरूर बढ़ गई हैं। संभल में शनिवार को जब पुलिस और बिजली विभाग की टीम घरों और दुकानों में बिजली चोरी के लिए रेड कर रही थी तब उसे 46 वर्षों से बंद एक मंदिर मिला जिसमें शिवलिंग, नंदी और भगवान हनुमान स्थापित थे। इसके बाद संभल में मंदिर के बाहर कुएं की खुदाई शुरू की गई और आज इस कुएं से जो निकला उसने लोगों को हैरान कर दिया। इस कुएं से आज खुदाई के दौरान मां पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा मिली है। सनातन वाले इन सबूतों के बाद अब संभल में नए मंदिर की जांच की मांग जोर पकड़ने लगी है। मंदिर के कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर संभल के डीएम ने एएसआई को चिट्ठी लिखी है और मंदिर के साथ कुएं की भी जांच करने को कहा है। दावा है कि यह कुआं 400 साल पुराना हो सकता है।
इस कुएं की 25 फीट की खुदाई के बाद क्या क्या निकला है, इस लिस्ट में हम आपको दिखाते हैं। कुएं से मां पार्वती की 2 मूर्तियां निकली हैं। इसके अलावा भगवान गणेश की भी मूर्ति मिली है, जबकि कार्तिकेय जी की प्रतिमा भी इसमें शामिल है। बताया जा रहा है कि ये सभी मूर्तियां खंडित हैं। साथ ही कुएं से 3 ईंट भी निकाली गई हैं, जिन पर स्वास्तिक के निशान बने। हम आपको इस पर एक न्यूज रील दिखाते हैं, फिर उस कार्बन डेटिंग के बारे में बताएंगे जिसकी मांग संभल में शुरू हुई। है जो कि निकली है कुएं के अंदर से। गणेश जी की मूर्ति आप देख रहे हैं जो इस वक्त मौजूद है। गणेश जी की ये मूर्ति है, हालांकि खंडित नहीं है, और इस मूर्ति को फिलहाल कुएं से निकाला गया। 3 मूर्तियां हैं जो कि फिलहाल ये यहाँ से मिली है, और अब इन मूर्तियों को सर्वे के लिए आगे भेजा जाएगा। ये कुछ खंडित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसके बारे में ठीक से जानकारी की जा रही है, और प्रथम दृष्टया गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और कार्तिक जी की प्रतीत हो रही है। जो भी कार्रवाई होगी आगे कराई जाएगी। प्रशासन की हमारी कोई सुनवाई नहीं थी, यहाँ डरते थे लोग आकर करके। अब मंदिर खुला है, कुल देवी का दोबारा पूजा। तो अब हम पूजा पाठ के न्याय में उसका है कि आज हमारे भगवान निकले हैं 40-45 साल बाद कोई मंदिर खुले, और उस मंदिर को दूरदर्शन देख के तो आज हमारे आंसू भी आ रहे हैं। यही कुआं है जिसको तो खोदने के बाद यहाँ से 3 मूर्तियां मिली है, और मंदिर आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए पूजा पाठ यहाँ पर शुरू हो गई, दिए जला जा रहे हैं, धूपबत्ती जला जा रही है, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, फूल चढ़ाया जा रहा है। पूजा पाठ शुरू होने के साथ यहाँ पर कीर्तन भी शुरू हो गया। आप देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो कीर्तन कर रहे हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं। भगवान ने दोबारा ही अवतार लिया है, एक तरह से मंदिर खुला है हमारा। तो बाबा का राज है, राम राज आने वाला है। हाँ, पूजा पाठ करना है। अब यहाँ रोज आएंगे पूजा पाठ? अब रोज आएंगे। संभल के खरबूज सराय में मिले शिव मंदिर के तमाम अवशेषों की अब तलाश की जा रही है, और इसी तलाश में कुएं से ये 3 ईंटें मिली हैं। ये 3 ईंटें बेहद अहम सबूत हो जाती हैं। कुएं कितना पुराना था, किसका कुआं था, ये तमाम सबूत ये जुटाएंगे। इस ईंट पर आप देखेंगे स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, यानी कि उस समय जब इस कुएं का निर्माण किया गया था, उसमें जो ईंट लगाई गई थी, उन ईंटों की जब निर्माण किया जाता था, इस तरीके से ये स्वास्तिक का निशान है। साफ हो रहा है कि किसी हिंदू ने ये मूर्ति बनवाई। अब ये समझिए कि संभल के प्राचीन मंदिर का राज खोलने के लिए जिस कार्बन डेटिंग की बात हो रही है, आखिर वो क्या है। कार्बन डेटिंग किसी चीज, वस्तु की उम्र पता लगाने का तरीका है। इससे कार्बन बेस्ड चीजों की उम्र पता लग सकती है। 50,000 साल पुरानी, 50,000 साल पुरानी चीजों की उम्र जान सकते हैं। कार्बन डेटिंग से पहली बार लकड़ी की उम्र पता लगी थी। कोई शिला या पत्थर की उम्र का भी पता लगा सकते हैं। रक्त अवशेष, हड्डी, स्किन की कार्बन डेटिंग होती है। इसी के जरिए अब संभल में शिव मंदिर का पूरा सच जानने का प्रयास किया जाएगा। वैसे आज संभल की चर्चा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी काफी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल का नाम लेकर विपक्ष पर कई कटाक्ष किए। वैसे आज दिल्ली से अखिलेश यादव ने भी संभल पर सरकार को घेरा है। नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ, और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी, तो सबके सामने हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा, और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा, कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। आज के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोदना चाहते, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग, और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में हमेशा रहते हैं।
संभल से बरेली चलते हैं, यहां भी धर्म कलेश है। यह कलेश उस नाथ नगरी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है जिसे हाल ही में योगी सरकार ने मंजूरी दी थी। इस पर काम भी शुरू हो चुका है और इस योजना के तहत सड़कों पर डमरू और ओम के प्रतीक लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स भी पर त्रिशूल लगाए गए हैं। लेकिन अब इस लाइट पर मजहबी फाइट शुरू हो गई है क्योंकि बरेली में मौलाना के साथ मुस्लिम पक्ष के लोग इससे भड़क गए और अब नाथ नगरी कॉरिडोर के जवाब में आला हजरत नगर वाला तनाव बरेली में शुरू हो गया है। नाथ नगरी कॉरिडोर के त्रिशूल वाले इन खंभों से अब मजहबी बिजलियां गिरने लगी हैं क्योंकि बरेली के मौलाना ये कह रहे हैं कि खंभों पर डमरू और त्रिशूल उन्हें कबूल नहीं है। और अब बरेली में ये मांग उठ रही है कि जिस तरह नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया जा रहा है वैसे ही अब आला हजरत कॉरिडोर भी बनाया जाए। लेकिन अब यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या यूपी के बरेली में नए बवाल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इसी खबर पर आज हमने फिक्र के फैंस के लिए ऐतिहासिक तथ्यों वाली रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस विवाद में मुस्लिम और हिंदू समुदाय का पक्ष क्या है। मुस्लिम पक्ष का सवाल है कि नाथ नगरी कॉरिडोर के तहत विशेष धर्म को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। इस पर हिंदू पक्ष का कहना है कि त्रिशूल ओम लगाना सही नहीं, सही कदम है, सही कदम है। मुस्लिम पक्ष का तर्क यह है कि यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि डमरू, त्रिशूल और ओम सनातन पहचान के प्रतीक है, इसीलिए नाथ नगरी कॉरिडोर में इसे लगाना गलत नहीं है। मुस्लिम पक्ष यह कह रहा है कि बरेली आला हजरत की भी नगरी है, इसे हिंदू पक्ष इसे नाथ नगरी बता रहा है। पहले हम आपको इस कलेश पर एक रील दिखाते हैं, फिर ऐतिहासिक तथ्यों वाली रिपोर्ट भी दिखाते हैं। जितनी से जितनी ज़्यादा खूबसूरत शहर को बनाया जाए, सड़कों को, रोड को, गलियों को सजाया जाए, अच्छी बात है, मगर उस पर एक मज़हब की पहचान, एक मज़हब का निशान लगाना ये दुरुस्त नहीं है। सरकारी खंभों पर, रोडों पर त्रिशूल लगाए जा रहे हैं, यह सरासर गलत है और इसका बरेली का मुसलमान विरोध करता है और विरोध करेगा। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर बरेली में बनाए जा रहे नाथ नगरी कॉरिडोर पर इतना कलेश क्यों है। दरअसल इस कॉरिडोर के तहत बरेली में 7 शिव मंदिरों को जोड़ने की योजना है। इसमें मंदिरों को जोड़ते हुए 32.5 किलोमीटर का एक टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है। मंदिरों को जोड़ने वाले सर्किट पर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। इन स्ट्रीट लाइट पर त्रिशूल लगाए गए हैं, साथ ही सड़क के किनारे डमरू और ओम जैसे प्रतीक भी लगे हैं। बरेली में यह नाथ नगरी कॉरिडोर 232 करोड़ रुपए से बन रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस योजना के तहत सड़कों पर डमरू और त्रिशूल लगाने का विरोध किया है। वैसे आज हम आपको यह भी बताते हैं कि आखिर बरेली को नाथ नगरी क्यों कहा जाता है, जिसके नाम पर नाथ नगरी कॉरिडोर बन रहा है। असल में बरेली शहर की चारों दिशाओं में भगवान भोलेनाथ के 7 प्राचीन नाथ मंदिर हैं, जिनमें लाखों भक्तों की आस्था है। नाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत बरेली के इन्हीं 7 प्रमुख मंदिरों को जोड़ने की योजना है। इनमें उत्तर दिशा में मौजूद अलखनाथ मंदिर है, बाबा त्रिवटी नाथ मंदिर है, तीसरा है बाबा बनखंडी नाथ मंदिर। इसके अलावा 7 मंदिरों की इस लिस्ट में है श्री पशुपतिनाथ मंदिर, बाबा धोपेश्वर नाथ मंदिर और श्री तपेश्वर नाथ मंदिर का नाम भी शामिल है, जबकि 7वें शिवालय का नाम है श्री मणिनाथ मंदिर। ये सारे मंदिर भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, इसीलिए नाथ कॉरिडोर में त्रिशूल, डमरू और ओम जैसे प्रतीक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इस पर मौलाना सवाल उठाने लगे हैं। खैर, अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, शुद्ध देसी राजनीति वाली। इस फाइल में आज 2 प्रमुख खबरें हैं, एक संसद के अंदर से और दूसरी संसद के बाहर से। पहली खबर का कनेक्शन ईवीएम से है, जिसे लेकर पिछले कुछ महीनों से विमर्श का बाजार गर्म है। अब ओमर अब्दुल्ला ने इसे लेकर कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिए, जिससे इस मुद्दे को नया सियासी एक्सटेंशन मिल गया है। दूसरी खबर राज्यसभा से है। लोकसभा के बाद आज से राज्यसभा में संविधान पर संवाद शुरू हुआ। सत्ता पक्ष से निर्मला सीतारमण और विपक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी शुरुआत की। सबसे पहले ईवीएम का पिटारा खोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम। चुनावी राजनीति में इन 3 शब्दों की गूंज अक्सर सुनाई देती है और अब ज्यादा सुनाई देती है, जिसका विरोध देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के एजेंडे में तो सबसे ऊपर है, लेकिन उनके साथ ही
दलों के एजेंडे में यह लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। हालत यह है कि कुछ वक्त पहले तक जिस ईवीएम के विरोध में इंडिया गठबंधन में चट्टान वाली एकता थी, अब वो खंड खंड होती दिखाई दे रही है। अपनों से ही कांग्रेस को नसीहतों वाली डोज मिल रही है। देखिए, सबसे नई नसीहत कांग्रेस के मजबूत साथी और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दी है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस से ईवीएम का रोना बंद करके चुनावी नतीजों को कबूल करने के लिए कहा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि ईवीएम पर लग रहे आरोपों में कोई भी दम है। अभिषेक बनर्जी के बयान को इस तरह से देखा जा सकता है कि कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते अक्सर खट्टे मीठे रहते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, कांग्रेस के समर्थन से सीएम बने हैं। फिर भी उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देने में कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में कहा, जिस ईवीएम से आपके करीब 100 सांसद जीतते हैं, कुछ महीने बाद जब नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए तो आप ईवीएम को दोष नहीं दे सकते। सुनिए उमर अब्दुल्ला ने इस पर और क्या क्या कहा। I have no problem with you making an issue out of the EVMs, so long as you do it also when you win. The EVMs can't only be a problem when you lose the election, because they're the same EVMs. So when you get 100 plus members of parliament using the same EVMs, and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. If you have problems with the EVMs, then you should be consistent in those problems. And the thing is, how can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. So you can't say, look, I don't trust the machines, but I'm going to fight, and if I win, then I'll keep quiet. But if I lose, then something's wrong with the machines. I lost. I keep reminding you. I lost in earlier in this year. I never blamed the machines. I won. It wasn't down to the machines. It's the voters. One day they vote for you, the next day they don't. 3 दिन पहले प्रियंका गांधी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बीजेपी को बैलेट पेपर से चुनाव जीतने की चुनौती दी थी। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस ने ईवीएम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया था। ऐसे में उमर अब्दुल्ला का ईवीएम वाला बयान कांग्रेस को काफी चुभ रहा है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस और उसके सहयोगियों के मतभेद को देखकर काफी आनंद में है। हमारा साथी अखिलेश जी और साथी पवार साहब, साथी ठाकरे साहब, ये सारे लोगों का ईवीएम का ऊपर उनका नजरिया अलग है। हम हमारा दोस्तों का नजरिया का रिस्पेक्ट करते हैं, बट वो नजरिया हमारा नजरिया नहीं है। कम से कम इंडी गठबंधन के लोग जब कांग्रेस को ये चीज़ कहते हैं, दे शुड ट्राई टू रियलाइज इट। मुझे लगता है हम जब बोलते हैं उसको तो समझ में नहीं आता है। अभी तो इनका अलाइज ही बोल रहे हैं। किसी दल, किसी नेता के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन जो उन्होंने सुझाव दिया है, आप बात को ईवीएम तक मत पहुंचाइए। जो सुझाव दिया है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया है, आपको इनका भी साथ लेना पड़ेगा। इनके साथ साथ आपको बूथ स्तर पर भी काम करना पड़ेगा। वो उन्होंने सुझाव दिया है, मैं उनके सुझाव से सहमत हूँ कि मीडिया का भी साथ लेना पड़ेगा और बूथ स्तर पर भी आपको काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, मिलके एक डेमो दिखाना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी से या ये सॉफ्टवेयर से या ये मैलवेयर से आपका ईवीएम हैक हो सकता है। और अगर वो भी नहीं कर सकता है तो इसको लेके नीचे आंदोलन करें। भाई खाली 2-3 टिप्पणी करने से नहीं होता है। देखिए, अब सवाल है कि क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन में अलग थलग पड़ती जा रही है। ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि पहले अडानी के मुद्दे पर संसद में समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने साथ छोड़ दिया। फिर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शरद गुट और आरजेडी तीनों ममता बनर्जी के पीछे खड़े हो गए, उनके साथ खड़े हो गए। अब ईवीएम पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने नसीहत दे डाली है। वैसे अलग अलग राजनीतिक दलों के मुद्दे पर मतभेद होते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन गठबंधन के साथी दल अगर मूल मुद्दों पर इस तरह से टकराएंगे तो गठबंधन की मजबूती पर सवाल तो उठेंगे ही।
अब बात संविधान की, जो लोकसभा में संवाद वाली अग्नि परीक्षा के बाद राज्यसभा में अग्नि परीक्षा दे रहा है। राज्यसभा में 2 दिवसीय संविधान पर चर्चा का आज पहला दिन था, जिसमें आज पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं ने यह साबित करने की कोशिश की कि वो संविधान के ज्यादा बड़े रक्षक हैं। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संविधान पर चर्चा करने वालों में प्रमुख नाम रहे। दोनों तरफ से एक दूसरे पर तीखे हमले हुए। निर्मला सीतारमण के हमलों में गांधी परिवार पर काफी फोकस था, जबकि खड़गे पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल पर हमलावर थे। सर उधर जरा ध्यान। If that is not true, sir, अपनी गवर्नेंस को सुधारो। to see whether it is there. But they're walking around with this book. They're discussing the constitution and the mistakes done by the Congress party, as a result of which the Indian economy is suffering, sir. जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, और ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। That's the reality of the policy of the Congress party, which they themselves came. We've reformed the country. They baggaged the country in 50 years, and later they wanted to claim that they are reforming and bringing prosperity to this country, which is not true. संविधान में जो प्रियम्बल में लिखा है और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लिखा है और इसको सर्वसम्मति से जो पास हुआ है, उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं, तो आप ही सोचिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में है क्या अगेंस्ट में है। People who are walking with a book in their hand, constitution, sometimes not knowing that inside there are Kora Kagas, nothing printed. They're not even opening it to see whether it is there. But they're walking around with this book, should know that they are the ones who repeatedly have failed the cause of the constitution of India. ये संविधान जो बने वो मनुस्मृति के तहत बने। मनुस्मृति के जो कानून होते हैं, कानून होते हैं वो जो बनाए हैं, तो उसके तहत करना चाहिए था। ये जनसंघ की मंशा थी, ये आरएसएस की मंशा थी, ये आपकी मंशा थी। कानून को दुरुपयोग करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाना देश के हित में नहीं है, प्रोसेस सही नहीं होता, इससे आर्थिक सुधार कुछ होने वाले नहीं है या सामाजिक सुधार भी कुछ होने वाले नहीं है। व्यक्तिगत और परिवारवाद के लिए ही अमेंडमेंट हुआ है। इमरजेंसी की बात तो बहुत बार हो गई, अब जब से इलेक्शन से पहले भी इमरजेंसी की बात, इलेक्शन आने के बाद भी हुई, फिर उसके बाद में एक इलेक्शन में भी, दूसरे इलेक्शन में भी, तीसरे इलेक्शन में भी हुई, सदन में भी हुई, यही बात करते हैं। इन दोनों नेताओं के अलावा एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल, जेडीयू से संजय झा, टीएमसी से डोला सेन और कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई वक्ताओं ने संविधान पर चर्चा में हिस्सा लिया। जेडीयू नेता संजय झा ने आरोप लगाया कि जातीय जनगणना की कॉपी लेकर विपक्ष के लोग घूमते हैं, तो वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ने देश को आजादी नहीं दिलाई। डीएम के सांसद तिरुचि शिवा ने भाषा का मुद्दा उठाया।